तो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2 हफ्ते बाद जब स्कूल से एक दोस्त का फ़ोन आया और इस दोस्त ने राहुल को जो खबर दी वह राहुल के लिए सबसे भयानक और ख़तरनाक अनुभव की शुरुआत थी। उसने कहा कि कुछ दिन पहले सुयश ने आत्महत्या की है। राहुल कोई जवाब नहीं दे सका और कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। फिर उसने अपने दोस्त से पूछा कि ये कैसे, कब, कहाँ और क्यों हुआ, लेकिन उसके पास भी जवाब नहीं था। राहुल तबाह हो गया था और अपने सबसे अच्छे दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सका, इसलिए वो लगातार खुद को कोस रहा था। वो अपने आप में खोया था और सुयश के साथ बिताए पुराने दिनों को याद कर रहा था। यह खबर सुनकर उनकी पत्नी चैताली भी हैरान हो गई। कुछ दिनों बाद राहुल इस दुखद नुकसान से उभरने लगा, लेकिन उसे पता था कि ये शून्य फिर कभी नहीं भरेगा। एक दिन जब वो ऑफिस में था तो उसे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसने उसे चौंका दिया। तुमने मेरी मदद नहीं की, उसके दोस्त सुयश के नंबर से मैसेज आया। राहुल इस मैसेज से इतना हैरान हुआ कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। मैसेज के साथ एक भयानक वॉइस मैसेज भी था। राहुल अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसे लगा कि किसी ने उसे डराने के लिए उसके साथ मजाक किया होगा। शाम को जब वो काम से लौट रहा था तो उसे फिर वही संदेश मिला, तुमने मेरी मदद नहीं की, और वह अजीब आवाज़ उसके साथ जोड़ी गई थी। इस बार राहुल ने जवाब देने की कोशिश की और आप कौन हैं, इस तरह एक मैसेज भेज दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात के खाने के बाद राहुल बिस्तर पर सोचने की कोशिश कर रहा था कि यह संदेश किसने भेजा होगा। तभी उसे फिर वही संदेश मिला। इस बार वो वास्तव में परेशान था और उसने सुबह उस दोस्त से मिलने का फ़ैसला किया। वो जानना चाहता था कि क्या ये आदमी उसके साथ मजाक कर रहा था या उसे पता था कि ये कौन कर रहा है। तो अगली सुबह उसने दोस्त को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया। उसका हाल जानने के बाद वो सीधे घटना की बात पर चला गया। क्या तुमको किसी से अजीब मैसेजेस आते हैं या क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अजीब मैसेजेस भेजकर मेरे साथ मजाक कर रहा हो? उसके दोस्त ने उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखा तो राहुल ने उसे फ़ोन और मैसेज दिखाया। इस आदमी को मुस्कुराता देख राहुल चौंक गया और गुस्से से पूछा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या इसमें कोई मजाक है? राहुल को गुस्से में देखकर वह दोस्त गंभीर हो गया और कहा, आप किस संदेश की बात कर रहे हैं? और उसने राहुल को फ़ोन दिखाया। फ़ोन में सच में कोई संदेश नहीं था। राहुल वास्तव में हैरान था क्योंकि उसने पिछली बार संदेश की जांच की थी और उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने इसे जानबूझकर या गलती से भी डिलीट नहीं किया था। उसने इस दोस्त से माफ़ी मांगी और चला गया, लेकिन उसे आश्चर्य था कि मैसेज किसने भेजा था। उस रात जब राहुल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था तो उसे अचानक उदासी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसे रोना नहीं आ रहा था। उसने अपने दरवाजे पर बहुत ज़ोर से दस्तक सुनी। पहले तो उसे आवाज़ सुनने के लिए अपने कानों पर जोर देना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो सामने के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए उसने दरवाजे की दूरबीन से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था।
राहुल ने सोचा कि कुछ चीज़ों की कल्पना करके उसे ये विचार आया होगा, इसलिए वो अपने काम पर वापस चला गया। रात के 2:30 बज रहे थे। राहुल बहुत थका हुआ था और नींद में था। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसने दरवाजे पर ज़ोर से आवाज़ सुनी। इतनी देर रात दरवाजे की घंटी कौन बजाएगा, यह सोचकर वह नाराज़ था, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और वापस लेट गया। लेकिन फिर से दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई और अब उसकी पत्नी भी जाग गई। गहरी नींद से राहुल बहुत चिढ़कर बिस्तर से उठा और दरवाजे की दूरबीन से जांच की। बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला और गलियारे से देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। तो वो अंदर आया और बिस्तर पर सो गया। सुबह सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेता हूँ कि रात में कोई उसके फ्लोर पर आया था, ऐसा उसने सोचा। आगे की रात अप्रत्याशित रूप से बीत गई। अगले दिन उसने सिक्योरिटी के पास पूछताछ की, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। राहुल गार्ड के बयान को लेकर थोड़ा संदेह में था, लेकिन चुप रहा क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। शाम को जब वह घर लौट रहा था तो उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं देखा। जितना अधिक वो चला, उतना ही उसे लगा कि उसका पीछा किया जा रहा है। वो रात राहुल के बुरे सपने की पहली रात थी। सोते हुए अचानक राहुल चीखने चिल्लाने लगा और उसकी पत्नी चैताली डर कर जाग गई। जब उसने उसे जगाया तो वह पसीने से लथपथ था और कुछ फुसफुसा रहा था। जब चैताली ने उससे पूछा, ये क्या है, तुम ठीक हो? राहुल ने कहा, सुयश सपने में मेरे पास आया और मुझे उस जगह ले गया जहां उसने आत्महत्या की थी। चैताली उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। तब राहुल ने आगे कहा, सुयश बहुत दुखी हुआ और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद नहीं की। राहुल ने आगे कहा कि वो बोल नहीं सकता और उस अजीब जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। आखिर में राहुल देखा कि सुयश उसके गले में भी वही फंदा बांध रहा था और उसे ऐसे लटका रहा था जैसे वो खुद को लटका रहा हो। उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक हैवानियत नज़र आ रही थी। वह डरावने रूप से मुस्कुरा रहा था, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। चैताली ने उसे शांत किया। ये एक बुरा सपना था और आपका अनावश्यक अपराध बोध आपको परेशान कर रहा है। आपको सब कुछ भूलने की कोशिश करनी होगी। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सोया नहीं। अगली कुछ रातें राहुल के लिए भयानक थी, क्योंकि वो एक ही सपना बार बार देखता था और हर रात चिल्लाता था और आधी रात को डर कर पसीने से तर हो जाता था। उसके बाद और भी अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी, जैसे कि चीज़ें एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह फिर से दिखना, बिस्तर के नीचे से जानवर की तरह ज़ोर से खरोचना, रात में दरवाज़ा खटखटाना। राहुल ने हर बार देखने की कोशिश की, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे भयानक बात ये थी कि सुयश की आत्मा राहुल के सामने खासकर रात में आने लगी थी। आत्मा ने केवल राहुल को गुस्से और बदले की नज़र से देखा और राहुल पर समय पर सुयश की मदद नहीं करने पर आरोप लगाते हुए उंगली उठाई। राहुल और उनकी पत्नी चैताली दोनों भी बुरी तरह पीड़ित थे। नींद और आराम की कमी के कारण राहुल तनावग्रस्त पीला पड़ गया और उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए। चैताली भी बहुत तनाव में थी, क्योंकि वह अपने पति की मदद नहीं कर पा रही थी।
एक दिन जब चैताली मार्केट से घर लौटी तो उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा डरावना दृश्य देखा। उसने देखा कि राहुल खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। चैताली ने दौड़कर उसे ऐसा करने से रोका। उसने देखा कि राहुल किसी के वश में था। उसने उसे होश में लाने के लिए कड़ी मेहनत की। जब राहुल को होश आया तो वो डर गया और बच्चे की तरह रोने लगा। उसने कहा, सुयश मुझे अपने साथ लेने आया था। चैताली के लिए यह आखिरी झटका था क्योंकि वह अब और नहीं सह सकती थी। वो लोगों से अपने पति की स्थिति के बारे में चर्चा करने लगी। किसी ने सुझाव दिया कि वह एक प्रसिद्ध पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरीन को दिखाने जाए। जब चैताली इस व्यक्ति के पास गई तो उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि वह एक युवा सुंदरी थी जो अपने पेशेंट्स की देखभाल कर रही थी। मिस तनु सरीन कम उम्र में एक प्रसिद्ध डॉक्टर थी और विभिन्न अस्पतालों, डॉक्टरों और नागरिकों में बहुत मांग थी। चैताली द्वारा अपने पति की समस्या का वर्णन तनु ने बड़े संयम से सुना। उसने बस तभी टोका जब वो कुछ लिखना चाहती थी। उसकी बातें सुनकर तनु ने कहा कि उसे आकर उनका घर देखना है। इसलिए शाम को उसने राहुल और चैताली के घर जाने का फैसला किया। चैताली ने पहले ही राहुल को तनु के बारे में बता दिया था और कहा था कि वह आज शाम घर आएंगी। जैसे ही तनु राहुल के घर पहुंची, उसे घर के चारों ओर एक बहुत मजबूत नकारात्मक शक्ति महसूस होने लगी। घर में प्रवेश करते ही उसकी भावना कई गुना बढ़ गई। उसने अपने सीने पर कुछ भारी महसूस किया और उसका दम घुट रहा था। किसी तरह वह किसी पवित्र मंत्र का जाप कर रही थी और उसे लगा कि उसकी छाती और गले पर दबाव अचानक कम हो रहा था। कुछ समय बाद उसने सुझाव दिया कि राहुल और चैताली एक साथ मंदिर जाएं और सुयश की आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ अनुष्ठान करें और उनके नाम पर कुछ पैसे दान करें। ये सुनकर राहुल ने पूछा, क्या ये उसे मुक्त करेगा? तनु ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब अच्छे की उम्मीद करते हैं। अगली सुबह राहुल और चैताली पास के एक मंदिर में गए और जैसा उन्हें बताया गया वैसा ही किया और सुयश के नाम पर एक बड़ी राशि भी दान की। ऐसा करने के बाद उसे अच्छा लगा और उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल उस शाम के बाद से सब कुछ सामान्य हो गया और सुयश की आत्मा के प्रकट होने या राहुल के कुछ बुरे सपने आने की कोई कहानी नहीं थी। अब राहुल धीरे धीरे अपने पूर्व जीवन को पुनः प्राप्त कर रहा था और वह खुश है, लेकिन फिर भी कभी कभी वह बहुत दुखी हो जाता है जब वह अपने पुराने दोस्त और उसकी दुखद मौत के बारे में सोचता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।